स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग हिस्ट्री के सिलेबस को समझेंगे। ये हिस्ट्री का जो सिलेबस है ये मेजर पेपर 2 है, यानी कि यदि आप सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं और आपका मेजर में हिस्ट्री है तो ये वाला वीडियो लेक्चर आपके लिए है। आपको इसको समझना है और कौन कौन चीज़ों को आपको पढ़ना होगा एग्ज़ाम के लिए, आपको यहाँ पर सारा चीज़ बताया जाएगा। अगर आपने पहले से सिलेबस देख रखा है लेकिन आपने समझा नहीं है तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आप इसे पूरी तरीके से समझ जाएंगे। अब देखिए, एक्चुअली ये जो पूरा सिलेबस है ये कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा का है, ठीक है। तो इसको दिमाग में रखिएगा ना, दूसरा यूनिवर्सिटी से मत इसको ये कीजिएगा। तो कोल्हान यूनिवर्सिटी के अगर आप स्टूडेंट हैं और आपने जो है सेमेस्टर टू में आप जो है आ चुके हैं, तो ये मेजर सब्जेक्ट जो है हिस्ट्री का 2 है। एक आपका मेजर 2 और एक आपका हो गया मेजर पेपर 3। मेजर पेपर 1 का एग्ज़ाम आप लोगों ने फ़िलहाल दे दिया है और उसका रिज़ल्ट जो है आपका यही अक्टूबर के आखिर, ये तो बताया गया था कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आएगा, ठीक है। अब देखिए कब आता है, लेकिन अक्टूबर में आ जाएगा। अक्टूबर जो चल रहा है ना, इसी में रिज़ल्ट आने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग समझते हैं कि हम लोग को जो हिस्ट्री का मेजर पेपर 2 है और मेजर पेपर 3 है ना, पेपर 2 और पेपर 3, उसमें क्या क्या पढ़ना होगा। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको यहाँ पर मेजर पेपर 2 में जो है वर्ल्ड सिविलाइजेशन पढ़ना पड़ेगा और मेजर पेपर आपका जो 3 है ना, उसमें आपको इंडिया के बारे में पढ़ना पड़ेगा। यानी कि एक में आप पढ़ेंगे 2 में विश्व के इतिहास को और 3 में आप पढ़ेंगे भारत के इतिहास को। भारत के इतिहास के बारे में आपको 3 में पढ़ना है। तो अब हम लोग इस पर जो है चर्चा करते हैं कि ये जो वर्ल्ड सिविलाइजेशन है, यानी कि विश्व का जो नागरिकता बोलते हैं ना, वर्ल्ड सिविलाइजेशन है ना। तो ये जो विश्व की जो एक पृष्ठभूमि है, दुनिया में किन किन जगहों पर कौन कौन से महत्वपूर्ण राज उभरे जिनकी वजह से दुनिया में एक उनकी अलग पहचान बनी, इन सारे चीज़ों को इस चैप्टर में बताया गया है, ठीक है। तो सभ्यताएं जो है ना, सिविलाइजेशन जिसे हम लोग सभ्यताएं बोलेंगे, है ना। तो विश्व की जो सभ्यताएं हैं उनको हम लोग पढ़ेंगे इसमें। अब इसमें जो चीज़ आता है सबसे पहले वो है आपका यूनिट 1। यूनिट 1 में आपको लिखा गया है इजिप्शियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। इजिप्शियन और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का मतलब होता है कि जो इजिप्ट की सभ्यता है और जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है, इनके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो यहाँ पर जो है पहला वाला आपका है इजिप्शियन सिविलाइजेशन, ठीक है। इसमें पॉलिटिकल डेवलपमेंट, आर्ट, आर्किटेक्चर और रिलीजन के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो आपको इसमें क्या क्या समझना है, ठीक है। हालांकि देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि टोटल कितने लेक्चर्स होने चाहिए, 20 लेक्चर। अब आपको अच्छे से पता है कि आपको कितना लेक्चर जो है आपके कॉलेज में करवाया जाएगा, ठीक है। आपको खुद ही से पढ़ना पड़ेगा, इस चीज़ को आप क्लियर कर लीजिए, ठीक है। आपको खुद से पढ़ना होगा और मन लगा के पढ़ना होगा, ठीक है। रिजल्ट आपका है, आपको मेहनत करना होगा। तो इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में जो आपको पढ़ना है वो है आपका पॉलिटिकल डेवलपमेंट, यानी कि जो इजिप्ट की जो सभ्यता थी वहाँ पर जो राजनीतिक विकास था वो कैसे हुआ, वहाँ की आर्ट, वहाँ की जो कलाएँ थी वो क्या क्या थी, आर्किटेक्चर क्या क्या थे, है ना। आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है, वहाँ की जो महल थे, घर थे, वो सब किस डिज़ाइन से बने थे, उसी को आर्किटेक्चर बोलते हैं। रिलीजन की अगर बात करें तो वहाँ के कौन कौन से धर्म वहाँ पे चलते थे, ठीक है। तो धर्म की बात हो गई। तो यहाँ पर आपका इजिप्शियन में हो गया पॉलिटिकल डेवलपमेंट, आर्ट, आर्किटेक्चर, रिलीजन। इतना समझ में आ गया। इंग्लिश वाले को तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इसको समझ लीजिएगा। अब देखिए सेकंड नंबर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, या कि जो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, जिसको आप लोगों ने 11th में अच्छे से अगर आपने पढ़ाई की है, हालांकि 11 में कोई पढ़ता ही नहीं है तो एक ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, फिर सेमेस्टर 2-3 में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। क्योंकि सेमेस्टर कोई भी 11 को उतना वैल्यू देता ही नहीं, आर्ट्स वाला स्टूडेंट लोग एकदम उसको ऐसे ही कचरा जैसे पार कर देता है। तो वहाँ पर जो मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में बताया गया था, ठीक है, वही चीज़ को आपको यहाँ वापस से पढ़ना है। तो इस चीज़ को याद रखिए, जब आप पहले पढ़ लेते हैं ना तो आगे का रास्ता आपका आसान होता है, और जब आप पहले नहीं पढ़ते, आप सोचते हैं कि ओ ये तो ऐसे ही पार हो जाएगा, तो आगे का रास्ता जो है ना वो कठिन होता है, आपको वापस से उसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए आ चुका है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोनियन और असीरियन। अब सुमेरियन, बेबीलोनियन, असीरियन उन्हीं को अच्छे से पता होगा जिन्होंने 11वीं में इसकी अच्छे से पढ़ाई की है, और जिनको ये नहीं पता है टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम डी आपको हर चीज़ को डिटेल से एक्सप्लेन करके उसको बताएगा, तो आप उस चीज़ पर जो है अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। अब देखिए सोसाइटी हो गया, यानी कि वहाँ का जो समाज था कैसा था, वहाँ का धर्म कैसा था, वहाँ का लॉ माने कानून कैसा था,
फिर से आर्किटेक्चर कैसा था, वहाँ का जो घर द्वार सब है ना कैसे बने होते थे। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है ना वहाँ पे प्रशासनिक जो व्यवस्था थी ना, किस प्रकार से वहाँ पर जो पुलिस प्रशासन होता था, किस प्रकार से राजा की सैनिक काम करते थे, ये सारी चीज़ों को हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। और मेन पॉइंट वहाँ का एजुकेशन कैसा था, ठीक है, इस पर भी आपको चर्चा करना होगा, आपको उस चीज़ को डिटेल से पढ़ना होगा। पहले सेमेस्टर के एग्ज़ाम में आपने समझ लिया है कि किस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन को बहुत ही गहराई से पूछा जा रहा है, एकदम डीपली क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अगर आपको उस चीज़ को बेहतर तरीके से बनाना है तो आपको डीपली पढ़ाई भी करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। एजुकेशन लिख दिया मतलब आप सिर्फ एजुकेशन वर्ड को ये मेसोपोटामी की शिक्षा बोल के आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते। एजुकेशन में जितने भी उसके डायमेंशन है, जितने भी आयाम हैं, सारी चीज़ों को आपको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आप उसको दे सकते हैं। याद रखिए, आप ग्रेजुएशन प्रोग्राम में हैं तो इसका मतलब है कि आपके अंदर जो सोच है वो सोच भी ग्रेजुएट लेवल का होना चाहिए, ठीक है। अगर सोच आपकी 10th लेवल की है, 11th लेवल की है और ग्रेजुएट का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आप परेशान होकर आएंगे कि इतना हार्ड क्वेश्चन है था। दरअसल क्वेश्चन हार्ड नहीं है, आप उस लेवल तक पहुँचे नहीं है, आपको उस लेवल तक पहुँचना पड़ेगा, ठीक है। और फिर देखिए क्वेश्चन आपके बाएँ हाथ का खेल बन जाएगा। इसके बाद क्लासिकल ग्रीस है, इसमें टोटल 15 लेक्चर्स हैं, मतलब 15 क्लास हैं इसमें होने चाहिए। तो क्लासिकल जो ग्रीस है इसका मतलब होता है जो ग्रीस जो है, ठीक है, इसको कई जगह ग्रीक भी कहते हैं। आपने ग्रीक भाषा पढ़ा होगा, है ना, इसका ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ ये नाम, ग्रीक भाषा से उत्पन्न हुआ नाम। तो जो ग्रीस है, ठीक है, वो ग्रीक ही है। तो यहाँ पर जो है ना, इसमें आपको होमेरिक एज पढ़ना पड़ेगा। अब होमेरिक एज क्या होता है थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जो होमर नाम का एक कवि हुआ करता था ग्रीस में, होमर नाम का। तो होमर जो था ना, वो जो महाकविता लिखता था उसने एक इलियाड लिखा था, एक ओडिसी लिखा था, जिन वजहों से पूरी दुनिया उसको उसके हिसाब से, वो जो इलियाड और ओडिसी था ना, महाकाव्य था, ठीक है। महाकाव्य मतलब विशाल कविता। तो इस वजह से उसका जो जीवन काल था ना, उस जीवन काल को होमेरिक एज कहा जाता है। चलिए, मैंने संक्षिप्त में आपको बता दिया, थोड़ा आइडिया आपको आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद आता है एथेंस और स्पार्टा। एथेंस और स्पार्टा क्या है? ये दोनों दो आप समझ लीजिए दो साम्राज्य थे, है ना, ऐसे समझिए, दो साम्राज्य थे। एथेंस एक खुला साम्राज्य था और स्पार्टा एक बंद साम्राज्य था। एथेंस और स्पार्टा के बीच अक्सर युद्ध होते रहते थे, ठीक है, दोनों के बीच अक्सर युद्ध होते रहते थे। तो इसलिए यहाँ पर आपको एथेंस और स्पार्टा के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जो पर्शियन वॉर है ना, थर्ड पॉइंट में पर्शियन वॉर एंड पेलोपोनेशियन वॉर, ठीक है। नाम थोड़ा सा अजीब है क्योंकि जगह भी बड़े दूर का है तो नाम भी दूर से ही आया हुआ है। तो पर्शियन वॉर क्या था? ये जो फारसी युद्ध बोलते हैं हिंदी में इसको, फारसी युद्ध क्या था? देखिए, इनका भी जो युद्ध था ना वो एथेंस से हुआ था। तो इस वजह से पार्शियन युद्ध इंपॉर्टेंट है, इसी में आ जाता है क्लासिकल ग्रीस में। अब एथेंस हुआ, स्पार्टा हुए, सारे के सारे ग्रीस निवासी थे, तो इसलिए पर्शियन वॉर भी वहीं से जुड़ा हुआ है। उसके बाद ये जो आपका है, ठीक है, पेलोपोनेशियन वॉर। पेलोपोनेशियन वॉर का मतलब साफ साफ ये समझिए कि एथेंस के साथ, एथेंस और स्पार्टा, है ना, ये जो देख रहे हैं ना, एथेंस और स्पार्टा पॉइंट 2 में, इनके बीच जो लड़ाई हुई थी इसी को पेलोपोनेशियन वॉर कहा जाता है, ठीक है, इन्हीं दोनों के युद्ध को। अब इनका युद्ध किस कारण से हुआ था, क्या रीजन रहा होगा, ये सब चीज़ को आपको समझने के लिए सबसे पहले उस चीज़ को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा उस चीज़ को कि किस तरीके से ये युद्ध हुआ था, आखिर क्यों हुआ था, इसका रीजन क्या था। अब इसके बाद आता है चौथा नंबर, मेन फीचर्स ऑफ द पेरिक्लिन एज। अब ये पेरिक्लिन एज क्या है? पेरिक्लिन एज को भी हम लोग समझते हैं। दरअसल जो पेरिक्लिन एज था, ये एज जो है ना, ये भी एक विद्वान समझ लीजिए, ठीक है, इसको विद्वान ही बोलेंगे और क्या बोलेंगे, हाँ, राजनीतिक था, सेनापति था और एथेंस का था। याद रखिए, ये जो पेरिक्लिन था ना, वो एथेंस का एक राजनीतिज्ञ था, सेनापति था, और उसके जीवन काल को जो है हम लोग पेरिक्लिन एज कहते हैं। और उसमें जो जो खास बातें थी उसी को बोलते हैं मेन फीचर्स ऑफ द पेरिक्लिन एज, है ना। पेरिक्लिन कौन था? एथेंस का एक राजनीतिज्ञ था, एक सेनापति भी था, और उसी के जीवन काल को उसने जो जो काम एथेंस के लिए किया था उसको हम लोग बोलते हैं मेन फीचर्स ऑफ द पेरिक्लिन एज, ठीक है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं हम लोग रोमन एम्पायर की। रोमन एम्पायर में क्या क्या चीज़ें हैं जिससे रोम साम्राज्य कहा जाता है? रोमन एम्पायर मतलब रोम साम्राज्य।
तो इसमें है रोमन रिपब्लिक एंड रोमन लॉ, यानी रोम का जो गणराज्य था और वहाँ का जो कानून था उसे बोलते हैं रोमन रिपब्लिक और रोमन लॉ। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पर सारी चीज़ों को डिटेल से बताया नहीं जा सकता, ठीक है, उसके लिए अलग से क्लासेस होंगी। तो यहाँ पर आपको इसको सिर्फ समझना है कि यहाँ पर इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद है आपका दूसरा नंबर एक्सपेंशन ऑफ रोम। रोम का जो विस्तार हुआ था ना, वो 3 साम्राज्यों तक फैल गया था, बहुत ज़्यादा फैल गया था। तो इसलिए एक्सपेंशन ऑफ रोम को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्पीरियल एज इन रोम, रोम का जो इम्पीरियल एज था, है ना, उस टाइम पे वो कितने चीज़ों को, कितने जगहों को कब्जा किया, अपना विस्तार मतलब कहाँ कहाँ तक किया था। इसके अलावा उसने क्या क्या चीज़ों का खोज किया शिक्षा में, सामाजिक क्षेत्र में। इसके अलावा जितने भी चीज़ें जो रोम साम्राज्य के उदय का प्रतीक था, इन सारे चीज़ों को बोला गया इम्पीरियल एज इन रोम। अब आते हैं राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, यानी ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म का जो उदय हुआ था वो कैसे हुआ था। यह है आपका राइज, इस्टेब्लिशमेंट एंड ग्रोथ ऑफ क्रिश्चियनिटी, फॉल ऑफ वेस्टर्न एम्पायर। जो क्रिश्चियनिटी है ना, जिसे हम लोग बोलते हैं ना ईसा मसीह, तो ईसा मसीह की जब ईसा मसीह दुनिया में आते हैं तो उसके बाद का जो टाइम है ना, उसी को बोलते हैं क्रिश्चियनिटी का एज होता है ना, वहाँ से चालू होता है वो। अब इसके बाद बर्थ एंड एक्सपेंशन ऑफ इस्लाम, कंट्रीब्यूशन ऑफ अरब सिविलाइजेशन। तो यहाँ पर जो है इस्लाम के बारे में पढ़ना है। ये भी 11वीं कक्षा में पूरी तरीके से बताया गया था, ठीक है। जो स्टूडेंट 11वीं कक्षा में हिस्ट्री को पढ़ चुके हैं ना, उसके लिए तो एकदम ये बहुत आसान तरीके से उनको समझ में आ जाएगा। जैसे इस्लाम का उदय है ना, पैगंबर से शुरुआत होती है, और ये सारी चीज़ें, जैसे एक होता है ईसा मसीह से क्रिश्चियनिटी का, उसी प्रकार पैगंबर से इस्लाम का उदय होता है। यहाँ पर आपको कंट्रीब्यूशन ऑफ अरब सिविलाइजेशन, यानी अरब सभ्यता का जो दुनिया को कंट्रीब्यूशन था, है ना, जो देन था, उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपका रह गया वर्ल्ड सिविलाइजेशन, यानी विश्व की सभ्यता से जितने भी 4 यूनिट थे, ये आपका मेजर पेपर 2 में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं मेजर पेपर 3 में। कुछ बुक रेफरेंस में दिए गए हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इसमें से कोई भी बुक आप पढ़ सकते हैं। हालांकि यहाँ से समझना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि ये जो राइटर्स होते हैं ना, ये लोग शब्दों को, भारी भारी शब्दों का चयन करके इसको लिख देते हैं। कुछ राइटर्स ऐसे होते हैं जो कि जेन्युइनली लिखते हैं, जो कि समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ राइटर्स, अधिकतर राइटर्स ऐसे होते हैं जो कि शब्दों का भारी भारी प्रयोग करते हैं, जो कि स्टूडेंट के माइंड से बाहर हो जाता है। तो देख लीजिएगा, अगर आपको इसमें से कुछ समझ में आया तो अच्छी बात है। अब आते हैं हम लोग, ये देखिए कितना सारा किताब दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, ये देखिए एक तो हिंदी का है ना, हिंदी का भी लास्ट में एक ठो है, तो हिंदी वाले स्टूडेंट भी जो है यहाँ से ये कर सकते हैं। अब देखिए आपको जो है आता है मेजर पेपर 3 में, प्रोसेस सारा का सारा वैसे ही है। मेजर पेपर 3 लिखा हुआ है, सेमेस्टर 2 है, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ इतना लिखा है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यानी भारत का इतिहास। अब भारत के इतिहास में फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम टू 300 BC, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 300 वर्ष पहले से जो इतिहास है भारत का, उस चीज़ को जो है यहाँ पर बताया गया है ना। 300 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट के बारे में यहाँ पर जो बताया गया है। फ्रॉम अर्लीस्ट मतलब स्टार्टिंग से लेकर ईसा मसीह के जन्म के 300 साल बाद तक का टाइम यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लिखा है कि सोर्स ऑफ प्री हिस्टोरिक इंडिया, लिखा है सोर्स ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्टोरी अप टू 300 BC, ठीक है। तो बिफोर क्राइस्ट एरा है ना, BC बोलते हैं उसको। तो जहाँ से भारत का इतिहास शुरू हुआ है ना, जहाँ से एक प्रकार का एकदम मतलब गुफाओं के ज़माने से आप चले जाइए, तब से भारत के इतिहास को जो है लाया गया है। तो वहाँ पर आपको ये सब चीज़ पढ़ना पड़ेगा। अब ये क्या क्या देखिए, आर्कियोलॉजी, इपिग्राफी, नमिस्मेटिक्स, लिटरेरी सोर्स, रिलीजियस और नॉन रिलीजियस। तो यहाँ पर जो उस समय की आर्कियोलॉजी थी, उस समय की इपिग्राफी थी, ठीक है, उस समय का नुमिस्मेटिक्स था, लिटरेरी सोर्स यार मतलब जो साहित्यिक स्रोत होते हैं, ठीक है। इन सारे स्रोतों से चीज़ पता की गई कि भारत की जो सभ्यता थी ना, वो कहाँ से और किस तरीके से शुरुआत हुई थी, ठीक है। और इसमें सारा चीज़ जो है दिया हुआ है कि भारत का जो इतिहास है वो यहाँ से किस टाइप से शुरुआत हुआ था। ये देखिए प्री हिस्टोरिक इंडिया में आप देख सकते हैं पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक एंड कैल्कोलिथिक कल्चर, है ना, यानी जिसका हम लोग बोलते हैं ना पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, ठीक है। ये सारे चीज़ों को हम लोग यहाँ पर बोलते हैं पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, इस प्रकार से। तो ये जो पाषाण वर्ड आते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि पत्थर का जब ज़माना था
यानी कि इंसान का मुख्य जो साधन था वो पत्थर था, तो पत्थर के युग को यानी पत्थर से ही वो कुल्हाड़ी बनाता था, पत्थर से उसके सारे औजार बनते थे, पत्थर के नीचे ही वो रह के अपना जो है जीवन गुजारता था, यानी गुफाओं में रहता था। तो ये सारी चीज़ों को बोला गया पत्थर युग, है ना। तो इसलिए इसको पाषाण युग बोलते हैं। पत्थर तो अच्छा सुनने में, तो उसको पाषाण युग बोलते हैं। अब देखिए इसके बाद उदय होता है इंडस वैली का, है ना। तो जो पहला पॉइंट है वो क्या है, जहाँ से इंडिया की शुरुआत होती है। दूसरा क्या है, पाषाण युग। और तीसरा क्या है, इंडस वैली यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशंस जो है, सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ इंडस वैली, वहाँ का जो विशेषताएँ थी उनके बारे में, एग्रीकल्चर कृषि कैसा था, वहाँ की टेक्नोलॉजी कैसी थी, क्राफ्ट क्या क्या थे, ठीक है, व्यापार कैसे होता था, रिलीजियस प्रैक्टिस मतलब वहाँ पर जो धार्मिक शिक्षाएं होती थी या फिर धार्मिक जो अभ्यास होते थे वो कैसे होते थे। इसके अलावा मेजर सिटी कौन कौन से थे, जिसमें आपने मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा होगा। टाउन प्लानिंग मोहनजोदड़ो में किस प्रकार से होता है, इसको आपने पढ़ा होगा। डेक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन और पोस्ट अर्बन फेज, ठीक है, और ये सिविलाइजेशन का पतन कैसे होता है और इसके बाद की स्थिति क्या होती है, ये सारी चीज़ों को आपको इसमें पढ़ना है। ये हो गया यूनिट 1। अब यूनिट 2 में क्या लिखा है, वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर में आखिर सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन के बाद आता है वैदिक कल्चर। और वैदिक कल्चर में जो हमको पढ़ना पड़ेगा वो है आपका अर्ली वैदिक एंड पोस्ट वैदिक लिटरेचर। अर्ली वैदिक और पोस्ट वैदिक लिटरेचर के बारे में यहाँ पर पढ़ना। अर्ली वैदिक कल्चर के बाद आपको पढ़ना पड़ेगा वैदिक पॉलिटी, सोसाइटी एंड इकोनॉमी, यानी कि वैदिक काल का जो राजनीति था, उस समय का जो समाज था और उस समय का जो अर्थव्यवस्था था, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट आपका आता है वैदिक रिलीजन एंड फिलोसॉफी। वैदिक जो धर्म था वो कैसा था और उस समय का जो दर्शन शास्त्र था वो कौन कौन सा था। इसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा आयरन एज कल्चर विथ स्पेशल रेफरेंस टू पेंटेंट ग्रे वेयर एंड नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कल्चर मेगालिथ्स। तो यहाँ पर देखिए आयरन एज का मतलब आपको पता होगा कि लौह युग को आयरन एज बोलते हैं, और इस समय एक अलग ही सभ्यता पनपी थी। और वहाँ पर जो लिखा गया रेफरेंस टू पेंटेड ग्रे वेयर, है ना, यहाँ वेयर का मतलब बर्तन, तो जो धूसर रंग का जिसे बोलते हैं ग्रे कलर, है ना, जो धूसर रंग का जो बर्तन था वो हो गया पॉलिश्ड बर्तन जो थे, और बर्तन संस्कृति जो थी वो कैसी थी। इसके अलावा जो मेगालिथ से, मेगालिथ मतलब होता है महापाषाण, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना उससे बोलते हैं मेगालिथ। तो इस पर जो है मेगालिथ्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वैदिक कल्चर में आते हैं। इसके बाद जो तीसरा यूनिट आता है आपका, जो आखिरी यूनिट है मेजर पेपर 3 का, वो है आपका इंडिया फ्रॉम 6th सेंचुरी BC टू 4th सेंचुरी BC। इसमें 20 लेक्चर्स है, वेरी इंपॉर्टेंट है और अधिकतर क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। देखिए न्यू रिलीजन मूवमेंट में आपको जैनिज्म, बुद्धिज़्म और आजीविकास, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। जैन धर्म क्या था, बुद्ध धर्म क्या था, आजीविका क्या था, इसके बारे में डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। दिखने में जितने छोटे लग रहे हैं ना, ये उतने ही विशाल हैं। इसके अलावा 2 इमरजेंस ऑफ अर्बन सेंटर्स, सोशल एंड मटेरियल लाइफ। तो यहाँ पर जो शहरी जो जीवन थे ना, नागरिक जीवन यानी कि नगरीय जीवन, वो कैसा था, सामाजिक स्थिति कैसी थी, इनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। और इसके बाद राइज ऑफ टेरिटोरियल स्टेट्स, महाजनपद, ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर्स, राइज ऑफ मगध इम्पेरियलिज्म। तो यहाँ पर जो है महाजनपद के बारे में पढ़ना पड़ेगा। आपको पता है कि टोटल 16 महाजनपद होते हैं, ठीक है, और 16 महाजनपद में जो सबसे पावरफुल महाजनपद था वो था आपका मगध जनपद, यानी कि जो मगध महाजनपद था ना वो सबसे मजबूत था। यहीं से चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, है ना, इनका जो है यहाँ पे शासन चलता था। तो यहाँ पर आपको ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। और इसके अलावा उस समय का जो मुख्य नगरीय केंद्र था वो कौन सा था, व्यापार कहाँ पर होते थे, इन सारी चीज़ों को डिटेल से आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो आपका पूरा सिलेबस हो गया। आपने देखा कि इसमें मेजर पेपर 2 और मेजर पेपर 3 को जो है समाहित किया गया है, और आपको इस बार ये दोनों पेपर पढ़ने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, और मैथमेटिकल एंड कंप्यूटिंग जो एक आपका सब्जेक्ट है मैथ टाइप का, उसको पढ़ना पड़ेगा। आपका MDC है और आपका माइनॉरिटी है, ठीक है। तो ये सारे जो सब्जेक्ट हैं, जो माइनर सब्जेक्ट है ना, तो माइनर सब्जेक्ट है, ये चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आपको स्पेशली फोकस करना है आपका मेजर पे। याद रखिए, फिर से मैं कह रहा हूँ, मेजर पे फोकस रखिए। सारा खेल मेजर का है। अभी आपको बाकी चीज़ इंपॉर्टेंट लग सकता है, लेकिन मेजर ही फाइनली आपका मार्क्स को जुड़ेगा, और इसी से जुड़ के आपका ग्रेजुएशन का जो सर्टिफिकेट बनता है ना फाइनल में, इसी से बनेगा। तो याद रखिएगा, बाकी सब सपोर्टिंग है, उनमें भी ज़रूरी है पास होना, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए
मेजर सब्जेक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सवाल है कि इसकी तैयारी करें तो करें कैसे। अगर आपको कहीं पर बुक वगैरह मिल जाता है बुक स्टोर में तो आप वहाँ से बुक ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। हालांकि आपको समझ में नहीं आएगा, इतना तो पक्का है। अगर आपने ढंग से पढ़ाई नहीं की है पहले में तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसको समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, आपको इंटरनेट पे और यूट्यूब पे ढेर सारे ऐसे वीडियोज़ मिल जाएंगे जहाँ पर आप वैदिक कल्चर और इसके अलावा ये इंडिया का जो जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, इसके बारे में जो पूरे लेक्चर्स हैं आपको वहाँ पर आराम से मिल जाएंगे। एक से एक जो टीचर्स हैं वो आपको समझाएंगे आसान भाषा में। आप वहाँ से इस चीज़ को देखकर अपना नोट्स तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इस भरोसे मत रहिएगा कि आपको जो है आपके क्लासेस में इसको करा दिया जाएगा ये सब, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि टाइम पार हो जाता है और लास्ट में हम लोग को पता चलता है कि अभी हम लोग इसकी तैयारी कैसे करेंगे। तो निश्चिंत होकर आप अभी से तैयारी करके रखिए, हर चीज़ का नोट्स बना के रखिए, ठीक है, और तब जाके आपको एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको नोट्स की ज़रूरत है, आप खुद नहीं बना पाएंगे, तो एग्ज़ाम डी जो है आप एग्ज़ाम डी में जो है ज्वाइन बटन को प्रेस करके यहाँ पे जुड़ सकते हैं ज्वाइन बटन से। और यहाँ पर जो है अगर सेमेस्टर 2 वाला एक ठो आपका बैच है, उस सेमेस्टर 2 में आप जुड़कर हिस्ट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट जो मैंने यहाँ पर बताया आपको, जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इन पर आपको नोट्स मिल जाएगा। आप उसको घर में पढ़ के अच्छे तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स होंगे एग्ज़ाम के लिए, जो इम्पोर्टेंट नोट्स होंगे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, वो सब चीज़ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा और उसको इतने आसान तरीके से लिखा जाएगा ताकि आपको जो है किसी भी दूसरे जगह डिपेंड होने की ज़रूरत ना पड़े, आपको बुक भी खरीदने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। कम से कम टाइम में आप उसकी तैयारी कर सकें, ठीक है, और आपको पूरी तरीके से समझ में भी वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका हिस्ट्री का सिलेबस, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं और वहाँ पर बताइए कि आपको कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, समझते रहिए, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए।